बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 2 का लेक्चर 1 जो कि इन्फ्लेमेशन पे है इसको पढ़ेंगे, जिसमें हम इन्फ्लेमेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिकली इसकी डेफिनेशन, कॉजेज़, इसके साइंस क्या क्या होते हैं, टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन कौन सी होती है, जिसमें एक्यूट, क्रॉनिक और ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन पे बात करेंगे। और इसके अलावा हम इन्फ्लेमेटरी सेल्स पे भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन बेसिकली होती क्या चीज़ है। इन्फ्लेमेशन इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स that occur in vascularized living tissue in response to local injury और टिश्यू डैमेज। इस बात को समझे कि इन्फ्लेमेशन जो है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट है, मतलब एक इवेंट नहीं है, इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, सीरीज होती है जो कि हमारे पास उन टिश्यूज में चल रही होती है जिनको वेस्कुलर सप्लाई होती है, जिनको ब्लड वेसल्स जो है वो सप्लाइड होते हैं। तो वो ब्लड वेसल फिर मुख्तलिफ केमिकल्स जो है वो और हार्मोनल रिस्पॉन्सेज देते हैं किसको, या उस टिश्यू में लोकल इंजरी हो जाए या डैमेज हो जाए। मतलब ये है कि किसी को नीडल प्रिक हो गया तो वहाँ पेन भी शुरू हो जाता है, वहाँ थोड़ी सी रेडनेस भी हो जाती है और स्वेलिंग भी शुरू हो जाती है। ये बुनियादी तौर पे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है। अब हमने तो इतनी आसानी से कह दिया, लेकिन ये है इतना आसान नहीं, इसमें कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, इसमें कई मल्टीपल केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। सो इन्फ्लेमेशन इज़ अ प्रोग्राम्ड लोकल टिश्यू रिस्पॉन्स। ये याद रखें कि ये बाकायदा एक प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स होता है, ये एक प्लान्ड रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, इंजरी चाहे प्लान्ड हो चाहे अनप्लान्ड हो, इंजरी हो गई एक टिश्यू को, अब उस टिश्यू को या तो हील करने के लिए और या उस टिश्यू के डैमेज्ड सेल को वहाँ से हटाने के लिए इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो है वो बाकायदा एक प्लान तरीके से होता है। और ये ख़ास तौर पे हमारे पास जो वेस्कुलराइज्ड लिविंग टिश्यूज़ हैं उनमें होता है। कॉजेज़ की बात करते हैं कि इन्फ्लेमेशन होती किन चीज़ों की वजह से है। उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें हम पहले बात करेंगे फिज़िकल कॉजेज़ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का हाथ जल गया, स्किन जल गई, कोई ऑर्गन जल गया, गर्मी की वजह से, हीट की वजह से, फायर या केमिकल की वजह से, या कोल्ड की वजह से भी। आपने सुना होगा कि पहाड़ी इलाकों में या बर्फ़ में बहुत ज़्यादा देर रहने से बाकायदा टिश्यू जो है वो जल जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, उसकी इम्पुटेशन करनी पड़ती है, उसको हटाना पड़ता है। तो कोल्ड बर्न भी होता है। इसी तरीके से रेडिएशन भी हमारे पास बर्न कॉज करती है, और या मैकेनिकल ट्रॉमा हो। तो ये सारे फिजिकल एजेंट्स हैं। अब आते हैं और केमिकल एजेंट्स पे बात करते हैं। तो केमिकल एजेंट्स में हमारे पास ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पॉइजन्स जो होती है, या केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जो हमारी बॉडी, इसके आर्गन या टिश्यूज़ को डैमेज कर सकते हैं, उसकी वजह से अगर तो कोई इंजरी हो जाती है तो वो भी इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। इन्फेक्टिव एजेंट्स में हमारे पास बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बाकायदा एक इन्फेक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करती है। तो चूंकि इन्फेक्शन भी एक डैमेज है, एक इंजरी है टू द सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, तो इसीलिए उसमें भी इन्फ्लेमेशन जो है वो एक लाजमी कंपोनेंट है।
तो ये इन्फेक्टिव एजेंट्स हमारे पास इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। और इसके साथ साथ इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स जिनमें हमारे पास एंटीबॉडीज़ का जो रिस्पांस होता है, जैसे सेल मेडिएटेड रिस्पांस होता है या एंटीजन एंटीबॉडीज़ रिएक्शंस होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो गए, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस किसी को हो गए, कोई फूड से एलर्जिक है तो कोई डस्ट से एलर्जिक है तो कोई इस तरीके से किसी भी और चीज़ से एलर्जिक है जिसकी वजह से एक ख़ास एलर्जिक रिस्पांस बॉडी में शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। अब फ़र्क क्या है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में? इन्फ्लेमेशन याद रखें कि ये प्रोटेक्टिव रिस्पांस है बॉडी की तरफ से, बॉडी टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक प्रोग्राम्ड रिस्पांस है। जबकि इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन जब हमारे पास कोई भी हार्मफुल माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में एंटर होता है और वो कोई टॉक्सिन्स जिसकी इफेक्ट की वजह से, एंटर होने की वजह से जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो उनसे टॉक्सिन्स या तो वो खुद रिलीज करते हैं या उससे पैदा होते हैं और वो उन ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं, तो वो इन्फेक्शन कहलाते हैं। तो इन्फेक्शन जो है वो हार्मफुल है, जबकि इन्फ्लेमेशन जो है वो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है बॉडी का। हमारे पास इन्फ्लेमेशन के कुछ कार्डिनल साइंस हैं, मतलब जिसके बगैर इन्फ्लेमेशन को हम इन्फ्लेमेशन नहीं कह सकते। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे हों, इसमें अगर तीन भी इस पे इसमें मौजूद हो किसी एक कंडीशन में, तो उसको हम इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले रूबर, जिसको हम रेडनेस कहते हैं कि कोई एरिया जो है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है उसका कलर रेड हो जाता है। दूसरा है ट्यूमर, उसमें थोड़ी सख्ती आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको हम ट्यूमर कहते हैं। फिर है कैलर, जिसमें चूंकि वहाँ पे मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, वहाँ ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो वो बाकी जिस्म की निस्बत जहाँ पे एक्टिव इन्फ्लेमेशन होती है तो उसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा हाई होता है। डॉलर मीन पेन, उस एरिया में पेन होता है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन चल रही होती है। तो अगर वो लोकल इन्फ्लेमेशन है तो लोकल एरिया पेन होगा, और अगर वो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है तो पूरी बॉडी में पेन होगा, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। तो इस तरह जो है वो लोकल और सिस्टमिक में फ़र्क होता है। और फेक्शुलीसा मीन्स कि जब हमारे पास जो स्पेसिफिक ऑर्गन है या टिश्यू है वो अपना फंक्शन या तो रिड्यूस कर दे इस इन्फ्लेमेशन के सारे प्रोसेस में, या फिर उसका फंक्शन लॉस हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसको हम फेक्शुलीसा कहते हैं। दो तरह के हमारे पास मेन इन्फ्लेमेशन होती हैं, जिनको एक को हम एक्यूट कहते हैं और दूसरे को हम क्रॉनिक कहते हैं। पहले हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन को एक्सप्लेन करते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन बेसिकली कुछ मिनट से लेकर कुछ दिनों तक होता है और ये खुद ब खुद जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है, एक नॉर्मल इंसान जिसकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी है, हेंस इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादातर मोस्ट ऑफन ये एक हेल्दी रिस्पॉन्स होता है। जैसे हमारे पास अगर तो हम शुगर चेक करने के लिए नीडल प्रिक करते हैं तो वहाँ पेन भी होता है उस टाइम पे, वहाँ थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं, लेकिन वो 1-2 घंटे में खुद ही ठीक हो जाता है। इस तरीके से मामूली सा अगर कोई सब्जी काटते हुए, फ्रूट काटते हुए हमें थोड़ा सा कट लग जाए तो हम आमतौर पे उसको दबा के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, उससे ब्लड भी जाता है, उसमें स्वेलिंग भी हो जाती है, बट विद टाइम जो है वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है और सेल्फ लिमिटिंग होती है। तो ये हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है बेसिक। हमारे पास इन्फ्लेमेशन में जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है उसमें दो तरह के चेंजेस होते हैं। चूंकि ये एक सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस है तो इसमें लोकल लेवल पे होते हैं, इसमें एक वेस्कुलर इवेंट्स होते हैं और सेल्यूलर इवेंट्स होते हैं। वेस्कुलर इवेंट्स का मतलब यह है कि थोड़े बहुत हीमोडायनेमिक चेंजेस आ जाती हैं, थोड़ा सा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है उस तरफ, प्लेटलेट्स के काउंट बढ़ जाते हैं,
ब्लड में हमारे पास जो है वो केमिकल जो साइटोकाइंस इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स होते हैं उसकी तादाद बढ़ जाती है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसी तरीके से हमारे पास वस्कुलर परमिएबिलिटी में ये चेंज आ जाता है कि हमारे पास जो वेजो डायलेशन हो जाती है इनिशियली, जब वो वेजो कंट्रैक्शन हो जाती है, सॉरी, क्योंकि वहाँ से जो ब्लड है उसको लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वेजो कंट्रैक्शन होती है, और इन केस ऑफ एनी इंजरी और ट्रामा, और जब वहाँ पे कोई प्लेटिलेट प्लग बन जाता है और ये मेक श्योर हो जाता है कि अब यहाँ से कोई ब्लड लॉस नहीं होगा, तो वेजो डायलेशन होती है ताकि उस तरफ हमारा ब्लड फ्लो बेहतर हो जाए और उसकी हीलिंग जो है वो फास्टर हो जाती है। तो ये परमेबिलिटी वेस्कुलर की एक तो ये हो गई। दूसरी इस सेंस में कि हमारे पास अगर तो कोई टिश्यू में डैमेज हो जाता है तो हमारे पास जो इर्द गिर्द के जितने भी हमारे पास वेसल्स हैं तो वो उनकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ऐसी हो जाती है कि वो फिर मामूली प्रेशर पे भी जो है डिफ्यूज़ हो जाती हैं चीज़ें, जो केमिकल्स हैं इन, और जो हमारे पास हीलिंग रिस्पॉन्स है उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो उन वेसल्स के ज़रिए वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच के वो हीलिंग का प्रोसेस करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हीमोडायनेमिक इवेंट्स को थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि वेजो डायलेशन होती है आर्टरियोल्स की, और जो उसके साथ साथ डिपेंडेंट जो छोटे छोटे वेस्कुलेचर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, उनकी वेजो डायलेशन की सूरत में हमारे पास ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जिसको हम हाइपरीमिया कहते हैं। और जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो हमारे पास चूंकि ब्लड का फ्लो बढ़ने की वजह से प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो कैपिलरी परमेबिलिटी में चेंज आ जाता है, और कैपिलरी परमेबिलिटी फेवर करती है कि वहाँ पे एक्सुडेट फॉर्मेशन हो, थोड़ा सा एडेमा हो जाए, वहाँ फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाती है और वहाँ प्लेटलेट्स अपना प्लग वगैरह बना लेते हैं। तो हमारे पास सेल्यूलर फेज में इन्फ्लेमेशन जो है वो दो प्रोसेसेस पे कंसिस्ट करती है। एक को हम एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट के, मतलब ल्यूकोसाइट जमा हो के वहाँ पे अपनी जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, वो जनरेट करे। और दूसरा फेगोसाइटोसिस, कि वो वहाँ पे जो डैमेज्ड सेल है, अब वो तो रिपेयरिंग के काबिल है नहीं, तो जो चीज़ रिपेयर के काबिल नहीं होती तो उसको रिप्लेस किया जाता है। तो रिप्लेस करने के लिए जो पुराने सेल्स होते हैं उनको वहाँ से हटाना होता है, और उसका तरीका ये है कि हमारे पास फेगोसाइटिक जो सेल्स होती हैं वो जाती हैं और वो क्या करती हैं कि वो डैमेज सेल को वहाँ से किल करके ख़त्म करके खा जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में सेल्स का रिस्पॉन्स ये आता है। हमने वेस्कुलर रिस्पॉन्स तो पढ़ लिया, सेल्स में या तो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स आते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं और उस एंटीजन को किल कर देते हैं और उन सेल्स को हील कर देते हैं। ये भी सेल्स होते हैं ल्यूकोसाइट्स जो है, जैसे न्यूट्रोफिल है और लिम्फोसाइट्स है और ये सारी चीज़ें। और जो फेगोसाइट्स हैं ये भी सेल्स हैं, और ये हमारे पास आके अगर इतनी सिवियरली डैमेज सेल हैं जो कि रिपेयरेबल नहीं है तो इनको वहाँ से खा के ख़त्म कर देती है। इस प्रोसेस को थोड़ा स्टेप वाइज और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि जो एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स होती है, तो इट इज़ बेसिकली द चेंजेस दैट इज़ लीडिंग टू द माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ऐसी चेंजेस होती हैं हमारे वेसल्स में कि वो ल्यूकोसाइट्स की माइग्रेशन को फेवर करती है, उस साइट्स की तरफ लेकर आती है जहाँ पे वो इंजरी या इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। तो ल्यूकोसाइट वहाँ पे आते हैं। ये जो हमारे पास चेंजेस होती है ये इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ब्लड होती है, कि मतलब प्लेटिलेट्स आते हैं, वो प्लेटिलेट प्लग बनाते हैं, फिर हमारे पास जो है मुख्तलिफ WBCs आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, उनकी रोलिंग होती है। जिस तरह हम एक ड्रम को एक जगह से दूसरी जगह रोल करके पहुंचा के रखते हैं,
इसी तरीके से इन सेल को रोल करके वहाँ तक पहुँचाया जाता है और फिर इन सेल को आपस में जोड़ के उनकी एडहेशन की जाती है, मतलब जैसे एल्फी से एक दूसरे से बांध दिया या लगा दिया। और फिर जो है वो इमिग्रेशन होती है, यानी वो हमारे पास उस वेसल से, उस वेस्कुलर स्ट्रक्चर से, उस कैपिलरी से हमारे पास बाहर निकलती है। और जब वो बाहर निकलती है तो कीमोटैक्सिस होता है। कीमोटैक्सिस मीन्स जो केमिकल रिस्पॉन्स वो जनरेट करते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स रिलीज करके, जो एजेंट होता है या जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाला कोई भी एजेंट हो उसको किल करता है। सो वन बाय वन अब इन स्टेप को भी के चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, रेट ऑफ ब्लड फ्लो हमारे पास बढ़ जाता है। जो नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड होता है एक्सियल, उसमें चेंज आ जाता है। तो देखें कि ये हमारे पास सेंट्रल स्ट्रीम है और ये प्लाज्मा है इसके इर्द गिर्द। ये नॉर्मल एक्सियल फ्लो है। जब कोई हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है तो अब ये देखें वेजोडायलेशन हो गई। इस वेसल का अगर आप देखें तो ल्यूमन पहले बाद में कितना भरा हुआ है सेल से, पहले इसमें सेल्स बहुत कम है और बाद में सेल्स बहुत ज़्यादा है। और ये सेल्स की कंसंट्रेशन बुनियादी तौर पे ये दिखा रही है कि ये उसको रोलिंग कर रही हैं और उस साइट की तरफ मूव कर रही है, माइग्रेट कर रही है और इसकी पेवमेंट कर रही है। ये देखें फिर हमारे पास रोलिंग एंड एडहेशन में ल्यूकोसाइड जो है रोल ओवर द एंडोथेलियल सेल्स। जो हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स होती हैं यहाँ पे, जो ब्लड वेसल्स के बाउंड्री लाइन पे होती है, इधर रोल होके इधर चिपक जाती है। जिस तरह नदी में कोई कागज़ जो है वो बहती चली जाती है और साइड पे लग के किसी एक चीज़ के साथ लग के वो स्टिक हो जाती है, इस तरीके से ये ल्यूकोसाइट भी एंडोथेलियल सेल्स के साथ जो है वो स्टिक हो जाते हैं और ये एक बाउंड बनाते हैं। ये ल्यूकोसाइट और एंडोथेलियल सेल्स जो है वो आपस में एडहेशन करके एक बॉन्ड बनाते हैं। फिर जब बॉन्ड बना के बहुत सारे सेल्स एक साथ जमा होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो इमिग्रेशन करते हैं। मतलब ये जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं तो ये मेम्ब्रेन के बेस की से यहाँ से ये बाहर निकलते हैं एक साथ। सो माइग्रेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल आउट ऑफ द ब्लड वेसल एंड रिलीज ऑफ वाइट ब्लड सेल केमिकल। ये वाइट ब्लड सेल निकल जाते हैं इस ब्लड वेसल के जो मेम्ब्रेन से है और यहाँ पे ये अपना केमिकल रिलीज करते हैं। एंड इन द फोर्थ स्टेप द कीमोटैक्टिक फैक्टर मीडिएटेड transmigration of leukocyte after crossing several barriers to reach the interstitial tissue is called chemotaxis। ये सारा जो प्रोसेस होता है ये बेसिकली सेल्स को कैसे पता चलता है, WBCs को कैसे पता चलता है कि फलां जगह पे इन्फ्लेमेशन हो रही है और हमें वहां पहुंचना है। तो बेसिकली जहां पे इंजरी होती है, जिन सेल्स पे इंजरी होती है, जो सेल जख्मी हो जाते हैं तो वो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं या प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करते हैं। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इरिटेट करते हैं नर्व्स को और बाकी सेल्स को, और ये फिर WBCs को इन्फॉर्म करते हैं और ब्रेन को भी इन्फॉर्म करते हैं कि फलां जगह कोई इंजरी हुई है, कोई इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, जहां पे हमें अब प्रोटेक्टिव रिस्पांस जनरेट करना है और जहां पे हमने ये WBCs माइग्रेट करनी है। सो जब इस केमिकल की रिलीज की बुनियाद पे जब कोई रिस्पांस बॉडी जनरेट करती है उसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस या कीमोटैक्टिक रिस्पांस। जो कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस होती है इसमें कीमोकाइंस आती हैं जिसमें ल्यूकोट्राइंस हो गई या जो प्लेटलेट्स होते हैं या साइटोकाइंस हो गई या इवन प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह। एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट के बाद हमारे पास जो सेल्यूलर रिस्पांस होता है उसमें दूसरा है फेगोसाइटोसिस का। तो फेगोसाइटोसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट मटेरियल बाय द सेल। कि हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जो कि सफाई का काम करते हैं और वो क्या करते हैं कि वो वाले सेल जो कि ज़ख्मी हो जाते हैं और जो अनरिपेयरेबल होते हैं तो उनको खा जाते हैं। इन सिंपल वर्ड इनको इनगल्फ कर लेते हैं और इनको हम ये जो फेगोसाइट्स होती हैं
तो उनको हम सेल ईटिंग सेल्स भी कहते हैं, वो सेल्स जो दूसरे सेल्स को खा जाते हैं। इसमें हमारे पास दो मेन होती हैं, एक को हम माइक्रोफेजेस कहते हैं जो कि छोटे सेल्स होते हैं और छोटे पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं, और एक मैक्रोफेजेस होते हैं जो बड़ी सेल्स होती हैं और वो बड़े सेल्स को इनगल्फ करते हैं। इसमें हमारे पास जो स्टेप्स आते हैं, इसमें एक रिकग्निशन एंड अटैचमेंट स्टेज होता है, दूसरा इंगल्फमेंट स्टेज होता है, तीसरा सिक्रीशन या डीग्रेनुलेशन स्टेज होता है, और फोर्थ डाइजेशन या डिग्रेडेशन स्टेज होता है। जो रिकग्निशन एंड अटैचमेंट स्टेट होता है, इसमें क्या करता है कि टू बॉन्ड द बैक्टीरिया एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द फेगोसाइटिक सेल, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट कोटेड विद opsonin which are naturally occurring factor in the serum. The main opsonin present in the serum are IgG, opsonin and lectins. ये जो सेल्स होती हैं, ये उस बैक्टीरिया को खाने के लिए, उस जर्म को खाने के लिए या उस डैमेज सेल को खाने के लिए एक खास किस्म के जो प्रोटीन होती है उसको रिलीज करती है, उसको हम जो है ऑप्सोनिन कहते हैं। ये बेसिकली एंटीबॉडी जो है अटैचमेंट साइट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही है, ये ऑप्सोनिन यानी आईजीजी जो हमारे पास अटैचमेंट का जो एक फैक्टर होता है, कोटेड फैक्टर, वो होता है, और इसकी ये अटैचमेंट साइट है, एफसी रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं। ये इसके साथ अटैच्ड होके ये सेल पहले उसको पकड़ लेती है और फिर उसके गिर्द अपना घेरा तंग करके उसको इनगल्फ करती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो रिकॉग्नाइज करे उस जो हमारे पास डैमेज्ड पार्टिकल है या जो हमारे पास हार्मफुल एजेंट है, उसको रिकॉग्नाइज करें। तो उस रिकॉग्निशन के लिए बॉडी में मेनली आईजीजी, ऑप्सोनिन या लेक्टिन्स जो है वो होती है। दूसरा स्टेज जो आपको इन पिक्चर्स में भी नज़र आ रहा है वो है इनगल्फमेंट स्टेज। इनगल्फमेंट स्टेज जो है, इसमें साइटोप्लाज्मिक सूडोफोड आर फाउंड अराउंड द पार्टिकुलेट इन्वेलपिंग इट इन अ फेगोसाइटिक वैक्यूल। जो सेल खाने वाली सेल होती हैं तो वो अपने पाँव जैसे स्ट्रक्चर या हाथ जैसे स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देती है, जो कि हमारे पास जो बैक्टीरिया या जो एजेंट होता है उसके गिर्द अपना घेरा तंग करती है ताकि उसको पकड़ ले। उसको हम साइटोप्लाज्मिक सूडोफोड कहते हैं, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म से फॉल्स पॉड्स बनते हैं, यानी फॉल्स रियल हाथ पैर नहीं होते सेल्स के, वो फॉर द टाइम बीइंग उस पर्पस के लिए वो सेल अपने हाथ या पैर बनाती है, तो उसको हम सूडो यानी फॉल्स हैंड या फीट कहते हैं। और चूंकि वो साइटोप्लाज्म के उससे बनती है स्ट्रक्चर से, तो उसको हम साइटोप्लाज्मिक सूडोफोड्स कहते हैं। ये जब बन जाते हैं तो ये उस बैक्टीरिया या हार्मफुल एजेंट को कवर कर लेते हैं और इसके गिर्द एक वैक्यूल टाइप का बना लेते हैं, जिसको हम फेगोसाइटिक वैक्यूल कहते हैं। अब ये आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ये जो वाइट कलर का पूरा दायरा बना हुआ है और जिसके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया पकड़ लिया है, ये वो फेगोसाइटिक वैक्यूल है। इवेंचुअली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इनक्लोजिंग द फेगोसाइटिक वैक्यूल ब्रेक्स द सेल सरफेस। तो ये जब हमारे पास सेल के अंदर चला जाता है तो ये अपने जो साइटोप्लाज्म है इसको क्लोज कर लेता है। जैसे क्लोज कर लेता है, अब देखें यहाँ पे ये आ गया है ये वैक्यूल, और अब सेल ने ये जो आपको छोटे छोटे रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये वो केमिकल्स हैं जो सेल ने इसके ऊपर छोड़ दिए हैं, और इसके ज़रिए वो इस बैक्टीरिया को इस वैक्यूल के अंदर फिर पहले मार के या कमज़ोर करके फिर इनगल्फ करेगा। ये जो केमिकल है इसको हम कहते हैं लाइसोसोम। ये सेल के अंदर होते हैं, ये इस वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाते हैं और फेगोलाइसोसोम्स बना लेते हैं, जिसको हम फेगोसोम्स भी कहते हैं। और इस तरीके से इनगल्फमेंट का जो स्टेज है, इसमें सेल्स उस हार्मफुल एलिमेंट को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। फिर आता है डीग्रेनुलेशन स्टेज। जो डीग्रेनुलेशन स्टेज होता है, it performs granule product of PMNs are discharged।
इसका मतलब ये है कि ये ग्रेन्यूल जो है ये एक प्रोडक्ट की फॉर्म में जब बन जाता है तो जो हमारे पास ये जो फेगोसाइटिक न्यूक्लियसेस है, मल्टीपल न्यूक्लियसेस, ये इस पे अपने ये इंटरल्यूकिन, टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, और इस तरीके से ऑक्सीजन रेडिकल्स, ठीक है, सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन्स जिसको हम कहते हैं, वो छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से ये जो ग्रेन्यूल होता है ये डीग्रेनुलेशन स्टेज में चला जाता है और इसकी डीग्रेनुलेशन होती है। जो लास्ट स्टेज होता है डिग्रेडेशन स्टेज या किलिंग स्टेज, इसमें यह होता है कि डाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय फेगोसाइट आर स्कैवेंजर सेल्स इज डन। जो हमारे पास बड़े सेल्स होते हैं ये इसको डाइजेशन, पहले ये इस एजेंट को मार देते हैं, फिर इसकी डाइजेशन करते हैं, और जब डाइजेशन हो जाती है तो ये जो इसके, जाहिर सी बात है जिस तरह हम कोई खाना खाते हैं और वो फिर पहले क्रश्ड होती है, फिर उसके बाद उसकी डाइजेशन होती है, और फिर बहुत सारे एंजाइम्स इस पे इफेक्ट करके उसको डिग्रेड करती है। तो इस तरीके से फेगोसाइट्स में भी हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो इस एजेंट को इनगल्फ करके डाइजेस्ट करती है। जहाँ पे केमिकल मीडिएटर्स की बात कर लें एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, तो हमारे पास केमिकल मीडिएटर्स जो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, ये बेसिकली इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उनमें हमारे पास सेल डिराइव्ड हैं और कुछ प्लाज्मा डिराइव्ड हैं। जो सेल डिराइव्ड हैं वो केमिकल्स हैं जो सेल्स से पैदा होते हैं, मतलब सेल उसको रिलीज करती है। उसके सोर्सेज में देखें तो मास्ट सेल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, क्लॉटिंग एंड फिब्रोनोलाइटिक जो हमारे पास सिस्टम है, यानी क्लॉटिंग फैक्टर का जो प्रॉपर सिस्टम है वो भी इसी से कंट्रोल होता है। इनमें जो हमारे पास बेसिकली केमिकल्स होते हैं जिनको हम मीडिएटर्स कहते हैं, तो मास्ट सेल, बेसोफिल, प्लेटलेट से हमारे पास हिस्टामिन रिलीज होते हैं, प्लेटलेट्स हमारे पास सेरोटोनिन भी रिलीज करते हैं। इस तरीके से इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम्स, मेटाबोलाइट्स, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड साइटोकाइंस वगैरह रिलीज करते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर्स में हमारे पास फेब्रिन जो हमारे पास होती है वो रिलीज होती है। मेन एक्शन हर एक का इसके सामने लिखा हुआ है कि हिस्टामिन का मेन एक्शन बुनियादी तौर पे परमेबिलिटी इंक्रीज करना होता है ताकि रिस्पांस टाइम बेहतर हो। इसी तरीके से सेरोटोनिन भी परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। लाइसोसोमल एंजाइम हो गई या ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह, ये टिश्यू डैमेज जो होता है तो उसमें हमारे पास परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, वेजोडाइलेशन काज करता है, और इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को चूंकि इनिशिएट करता है तो इसलिए इसमें फीवर होता है। जबकि फिब्रिन वगैरह जो है ये हमारे पास परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। सिमिलरली जो प्लाज्मा डिराइव्ड होते हैं जिसमें काइनिन सिस्टम है और कंप्लीमेंट सिस्टम है, तो काइनिन सिस्टम हमारे पास ब्रेडिकाइनिन जो हमारे पास एंजाइम्स होती हैं उसको रिलीज करती है और इसका काम भी परमेबिलिटी को इंक्रीज करना है। जबकि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो C3 A, C4A इस तरीके से, या टॉक्सिन्स जो होते हैं उसको रिलीज करते हैं, इसका काम भी परमेबिलिटी इंक्रीज करना है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सबका काम परमेबिलिटी इंक्रीज करना है ताकि वहाँ पे जन रिस्पॉन्स जो है उसके लिए इनिशिएट हो और इस इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जाए और प्रिवेंटिव एक्शन ली जाए। इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन कौन से हैं इस पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीपल शेप्स का होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है, मतलब न्यूक्लियस के कई डिफरेंट शेप्स होते हैं, इसीलिए इसको पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। ये इसका इनिशियली मेन पर्पस जो है वो फेगोसाइटोसिस करना है और एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल के तौर पे ये
काम करता है। जबकि दूसरा, आपने ये सीबीसी की रिपोर्ट अगर उठा ले तो उसमें आपके पास न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस या मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इस तरह ये सब लिखा होता है। तो ये हर एक सेल्स जो है इसका अपना अपना फंक्शन होता है और अपना एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो ये बेसिकली वही सेल्स हैं। तो दूसरा जो है मोनोसाइट्स, ये मैक्रोफेजेस हैं, बड़े सेल्स हैं। ये बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, इसीलिए इसको बैक्टीरियल फेगोसाइटोसिस के टाइम पे काम में लाते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में ये अपना फंक्शन करते हैं और लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। सो ये देखें, ये जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसिकली ये हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। तो जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे मामूली छोटा मोटा बुखार हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, फ्लू वगैरह होता है, तो उसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं। जबकि जो हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे टाइफाइड वगैरह हो गया या टीबी वगैरह हो गया, जो कि लंबे अरसे के लिए चलता है, 6 हफ्ते से ज़्यादा होता है, तो उसमें हमारे पास मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस बढ़ते हैं। सिमिलरली लेम्फोसाइट्स भी हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, तो ये भी हमारे पास क्रॉनिक इन्फेक्शंस में या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस में ज़्यादा होंगे जब सीबीसी की रिपोर्ट हम देखेंगे। ये ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, मतलब केमिकल और सेल दोनों तरीके से ये रिस्पॉन्स देता है, और ये भी हमारे पास मैक्रोफेज रिस्पॉन्स को मीडिएट करता है। एजिनोफिल बुनियादी तौर पे ये एलर्जिक रिएक्शंस में एक्टिव होता है, और जो हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जैसे ख़ारिश वगैरह हो गई, या हमारे पास जो कफ़ वगैरह होता है, एस्थमेटिक अटैक होता है, तो उस टाइम पे इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो होते हैं, जैसे हमारे पास अमीबा, डाइसेंट्री वगैरह जो होती है, कॉलेरा होता है, तो इसमें हमारे पास बेसिकली एजोनोफिल्स की परसेंटेज या जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। और ये भी इन टर्म्स एक तरह का क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल है, और ये भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में अक्सर बढ़ा हुआ दिखता है। मास्ट सेल बुनियादी तौर पे ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर साइट है आईजीई एंटीबॉडीज़ के लिए, जो हमारे पास इजनोफिल्स जैसे एलर्जिक उसमें काम करती है, इसी तरीके से आईजीई एंटीबॉडीज़ भी हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन में मोस्टली अपना फंक्शन, अपना रोल प्ले करती है। तो ये जो मास्ट सेल्स होते हैं, ये आईजीई एंटीबॉडीज़ के लिए एक अटैचमेंट साइट के तौर पे या रिसेप्टर के तौर पे काम करती है। जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं, ये भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में एक्टिव हो जाती है, और ये बी सेल्स जो है उनसे ये पैदा होती है, बी सेल से डिराइव्ड होती है। थोड़ा सा एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पे और बात करते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन की मॉर्फोलॉजी की जहाँ बात की जाए, फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी का मतलब यह है कि किस तरीके से इसको हम समझेंगे कि क्या होता है और उसको हम पहचानेंगे कैसे। सो सूडो मेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन, जो हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है म्यूकस सरफेस का, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यू टू द टॉक्सिन्स ऑफ डिप्थीरिया और इरिटेंट केसेस, तो हमारे पास जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसकी अगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आप देखें तो उसमें हमारे पास डेन्यूडेशन ऑफ द एपिथेलियम होती है। मतलब एपिथेलियम का बेसिकली जो है वो स्ट्रक्चर में फ़र्क आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसमें एडिमा आपको फील होता है, और जो प्लाज्मा एक्सुडेट होते हैं ऑन द सरफेस वेयर इट coagulate and together with the necrosed epithelium form a false membrane, जहाँ पे ये एक जो हमारे पास नेक्रोज्ड एपिथेलियम होता है, यानी मतलब नेक्रोज का मतलब ये है कि जहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म हो के वो टिश्यू डेड हो जाती हैं, तो उन टिश्यूज़ के साथ मिल के ये जो है एक फॉल्स मेम्ब्रेन बनाती है, दिखाती है। जैसे आपको यहाँ पे इन दांतों पे नज़र आ रहा होगा, इन गम्स पे, ये जो यहाँ पे दिख रही है आपको, इन साइड्स पे दिख रही है, ये वाली जगह जो है या ये वाली जगह जो है, तो ये बेसिकली हमारे पास सूडो मेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन है।
अल्सर देखें तो अल्सर आर लोकल डिफेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑर्गन प्रोड्यूस बाय इन्फ्लेमेशन। किसी भी सरफेस पे, स्किन पे, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। स्टमक अल्सर इंटरनल होता है और स्किन अल्सर जो है बाहर होता है, जैसे हमारे पास बेड सोर होते हैं। तो ये जो है वो लोकल डिफेक्ट होता है और ये उन सेल्स की एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस दोनों से बनता है। एपोप्टोसिस उन सेल्स में, मतलब इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो अभी जिंदा हैं और लेकिन इन्फ्लेम्ड हैं और उनमें ये इन्फ्लेमेशन का पूरा प्रोसेस चल रहा है। जबकि नेक्रोसिस जो है वो सेल्स होती हैं जो इन्फ्लेमेशन की वजह से और जो है वो डेड हो जाती हैं, वो ज़िंदा सरवाइव नहीं कर पाती। तो ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ये लोकल जो होता है उसको हम अल्सर कहते हैं। सपुरेशन या एब्सेस फॉर्मेशन, ये जिसमें हम पीप का पैदा होना हम कहते हैं कि स्किन के कहीं भी इन्फ्लेमेशन होती है तो उसमें पीप पैदा हो जाती है अक्सर। तो बेसिकली ये न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट होती है इन द इन्फ्लेम टिश्यू, रिजल्ट इन टिश्यू नेक्रोसिस। यहाँ पे जो लोकल सेल्स होते हैं बेसिकली, तो वहाँ न्यूट्रोफिल्स जमा हो जाते हैं और ये न्यूट्रोफिल्स जो है वो अपनी केमिकल रिलीज़ करते हुए वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसमें इन्फिल्ट्रेट्स बढ़ जाती हैं जो उनका रिजल्ट या आउटकम प्रोडक्ट होता है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेम टिश्यू हो जाते हैं वो नेक्रोटाइज्ड हो जाते हैं, उनकी नेक्रोसिस हो जाती है। सो ए केविटी इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड एन एब्सेस एंड कंटेन अ प्यूरुलेंट एक्सुडेट। वहाँ पे एक खाली घड़ा सा एक केविटी सी बन जाती है जिसमें वो पीप जमा हो जाती है और उस पीप यानी ये जो घड़ा है उधर प्यूरुलेंट एक्सुडेट मतलब लिक्विड फॉर्म में जो हमारे पास जो केमिकल के रिएक्शन से एक एक गंदी सी वो बन जाती है, जो कि बेसिकली इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये बॉडी से निकालना ज़रूरी होती है। जो हमारे पास वो स्किन के ऊपर एक गोल सा वो बॉयल बन जाता है या फ्यूरंकल बन जाता है, बेसिकली जिसके अंदर पीप दाना जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर पीप भरा होता है, इज एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल इन द डर्मल टिश्यू। तो ये एक आम सी बात है कि कोई भी बाल की जो बेस पे हमारे पास अगर रेड दाना बन जाता है तो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है हमारे पास डर्मल टिश्यूज की इन्फ्लेमेशन का। इन्फ्लेमेशन कुछ जगहों पे जब होती है तो उसको हम सेलुलाइटिस कहते हैं और सेलुलाइटिस इज बेसिकली अ डिफ्यूज्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम स्प्रेडिंग इफेक्ट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक hyaluronidase released by some bacteria। ये आपको यहाँ पे अगर दिख रहा है ये इनकी आइज़ के नीचे, तो ये एक्सटर्नल हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू की इन्फ्लेमेशन होती है और ये बैक्टीरिया एक केमिकल सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ करता है जिसकी वजह से हमारे पास ये इन्फ्लेमेशन होती है। तो जब इंटरनल सेल्स बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू या इंटरनल सेल्स जो इन्फ्लेमेशन कॉज उनकी होती है तो उसको हम सेलुलाइटिस कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ब्लड का भी इन्फेक्शन जब होता है तो ब्लड में भी बहुत सारे बैक्टीरिया जब इंटर हो जाते हैं तो उसको हम बैक्टीरीमिया कहते हैं। जब जनरलाइज्ड इन्फेक्शन होता है मतलब ये है कि वो ब्लड बॉडी के हर जगह या हर ऑर्गन में फैल जाती है, जनरली फैल जाती है, तो उसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। सो द सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन की जहाँ तक बात करते हैं कि सिस्टम्स पे इसका इफेक्ट क्या होता है, तो जनरली बॉडी में फीवर होता है, ल्यूकोसाइटोसिस होती है मतलब ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाते हैं जब हम सीबीसी रिपोर्ट या फुल ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करते हैं। इसके अलावा लिम्फोडेनाइटिस होता है यानी लिम्फ नोड्स जो होते हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है और अगर इन सिवियर केसेस हमारे पास शॉक भी होता है। सो ये जितने भी ये चीज़ें हैं जैसे फीवर हो गया या ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ना हो गया या जो हमारे पास लिम्फ नोड स्वेलिंग है, ये सारे अलामात हैं बेसिकली इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस के। ये ख़ुद बीमारियां नहीं हैं, ये इस इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस से जो मेटाबॉलिक चेंजेस केमिकल चेंजेस बॉडी में होती हैं, ये रिस्पॉन्सिव रिएक्शंस होते हैं, तो उसकी वजह से ये चेंजेस हमारे पास बॉडी में पैदा होती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, फैट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, देखें एंड रिजल्ट नतीजा क्या निकलता है।
एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, तो या तो वो रिजॉल्व हो जाता है, रिजोल्यूशन की तरफ जाता है, हल हो जाता है, और जब हल हो जाता है तो कंप्लीट हल हो जाता है, कोई स्कार या कोई इस तरह की चीज़ नहीं छोड़ता। या फिर अगर हल होता है तो बाय स्कारिंग, मतलब वहाँ कोई स्कार रह जाती है, कोई दाग रह जाता है जो जो सालों तक रहता है। या प्रोग्रेशन टू सुपरेशन, मतलब ऐसी कि वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, वहाँ पीप जमा हो जाती है, वहाँ और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर सिपुरेशन की स्टेज पे ये कंट्रोल ना हो तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के तरफ प्रोग्रेस कर जाता है, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट तरीके से फिर या तो कंट्रोल होता है या फिर नहीं होता। जिस तरह हमारे पास अक्सर डायबिटिक फुट जो होते हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन अगर सिवियर फॉर्म में चली जाए तो फिर इम्प्यूटेशन होती है, तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चली जाती है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पे। तो जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ये जब एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, मतलब 6 हफ्ते से ज़्यादा अगर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस बॉडी के किसी टिश्यू में या ऑर्गन में कंटिन्यू है और उसकी वजह से वो टिश्यू डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है, ठीक है, यानी साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी हो रही है और साथ साथ वो टिश्यू डैमेज भी हो रहा है, तो उसको हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जैसे मैंने अभी मिसाल दे दी, अगर हम डायबिटिक फुट की बात करें तो ऐसा डायबिटिक फुट जिसमें हमारे पास शुगर की अनकंट्रोल्ड कंडीशन की वजह से अगर कोई ज़ख़म हो जाता है पाँव में तो उसका हम इलाज करते भी हैं, फिर भी वो इन्फ्लेमेशन भी चल रही होती है, साथ साथ जो है वो आर्गन भी डैमेज होता है। मतलब ये कि पाँव की एक उंगली जो है डैमेज हो गई तो वो काट दी, फिर वो इन्फ्लेमेशन चल रही है, फिर जो है थोड़ा सा और पाँव का हिस्सा काट दिया, फिर वो चलते हुए नी तक जो है वो आ जाती है। सो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की एक मिसाल है। इसकी कॉजेज़ की जहाँ बात करें तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है अक्सर एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद ही होती है। जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन टाइमली मैनेज ना हो या वो बिगड़ जाए तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करा देता है। सेकेंडली, रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब हो, जब बार बार किसी को टीबी हो, बार बार नमूनिया हो, बार बार जो है वो डायबिटिक फुट की कंडीशन हो, तो वो फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पे बात चली जाती है। आमतौर पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की अगर फीचर्स की बात करें तो मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन होती है, जो वो सेल्स जैसे हमारे पास लिम्फोसाइट हो गए, मोनोसाइट्स हो गई, तो वो हमारे पास मैक्रोफेजेस जो है या जाइंट सेल्स जो हैं तो उनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है, इन्फिल्ट्रेशन उनकी हो जाती है, ब्लड सेल में उनकी तादाद, उन WBCs की तादाद बहुत बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है, या वो टिश्यू जो है नेक्रोटाइज हो जाता है, जो जो जैसे टिश्यू काला हो जाता है, वो रस्टिंग कंडीशन में चला जाता है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस पाँव की कंडीशन से, तो ये नेक्रोसिस कहलाता है। तो इसको फिर काटना ज़रूरी होता है, यानी अलग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फिर हील नहीं होता। और तीसरी बात ये कि इन्फिल्ट्रेटिव या प्रोलिफरेटिव चेंजेस होती है, मतलब स्मॉल ब्लड वेसल जो है और फाइब्रोब्लास्ट वहाँ पे बनते हैं, और फिर जो है वो और आगे जो साइड लाइन टिश्यूज़ होते हैं, करीबी टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ पे फैल के और बढ़ता जाता है। सो हमारे पास जहाँ पे टाइप्स की बात करें तो क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन होती है, क्रॉनिक स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन होती है। तो जो क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन है, in this, different irritant produce inflammatory reaction of the same non-specific microscopic picture of chronic inflammation। ठीक है, जैसे कोलिसिस्टाइटिस है, क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक कोलिसिस्टाइटिस। तो फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास जो है वो जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होते हैं वो कोई ख़ास इन्फ्लेमेशन की पिक्चर पता नहीं चलती कि हो क्या रहा है, कहाँ से इन्फ्लेमेशन जो है वो ओरिजिन उसका जनरेट हो रहा है, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन होती रहती है बॉडी में। जैसे हमारे पास अगर जो गॉल ब्लैडर है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो, और ये कंटिन्यूस चलती रहे कुछ अरसे के लिए, मेडिसिन एंटीबायोटिक लेने से ठीक हो जाए, फिर रिकरेंट हो जाए, फिर एंटीबायोटिक लेने से ठीक हो जाए, फिर रिकरेंट होता है, तो ये क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक कोलिसिस्टाइटिस है। जो स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन होती है तो ईच इरिटेंट और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर कॉल्ड ग्रेनुलोमा।
इसमें हमारे पास ओरिजिन का पता होता है कि किस चीज़ की वजह से बन रहा है। जैसे हमारे पास टीबी में देखें तो टीबी में हमारे पास बाकायदा बैक्टीरियल कॉलोनीज बनती हैं, चाहे वो हमारे पास लंग्स पे हों, चाहे वो बाकी बॉडी ऑर्गन्स में हों, तो वहाँ उनकी ग्रेनुलोमास बनते हैं जो माइक्रोस्कोप पे हमें बाकायदा क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली पिक्चर दे रही होती है। तो ये क्रॉनिक स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन कहलाती है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें तो कॉजेटिव एजेंट एक्यूट के पैथोजेंस होते हैं, इरिटेंट होते हैं या डैमेज होता है, जबकि क्रॉनिक अगर बार बार एक्यूट हो और या नॉन डिग्रेडेबल पैथोजेंस जो होते हैं या जो बार बार परसिस्टेंट फॉरेन बॉडीज बॉडी में या ऑटोइम्यून रिएक्शन जैसे सिस्टमेटिक लूपस एरिथमेटिस में होता है, तो उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। जो एक्यूट में मेजर सेल नॉल होते हैं वो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एजिनोफिल, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस होते हैं, जबकि क्रोनिक में हमारे पास मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल एंड फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। ऑनसेट इमीडिएट होता है, एक्यूट का फ़ौरन जो है हमारे पास अलामात शुरू हो जाती है, जबकि क्रोनिक अंदर ही अंदर चल रहा होता है, उसकी अलामात इतनी जल्दी शुरू नहीं होती। जैसे टाइफाइड फीवर हो गया या टीबी हो गया तो लोगों को अक्सर 3, 4, 6 हफ्ते बाद अलामात शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक्यूट की ड्यूरेशन कुछ दिनों तक होती है, जबकि क्रॉनिक की हमारे पास काफ़ी मंथ्स इन इवन ईयर्स तक भी जा सकती है। एक्यूट आसानी से रिजॉल्व हो जाता है, या तो एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है या फिर अगर एब्सेस फॉर्मेशन भी रिजॉल्व ना हो तो क्रॉनिक पे मूव कर जाता है। जबकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है इसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है और फाइब्रोसिस होती है। जैसे अभी रिसेंटली कोविड केसेस में बहुत सारे लोगों को लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस की शिकायत हुई कि एडिशनल टिश्यूज़ बन गए और जिसकी वजह से उनको काफ़ी मसले होते रहते हैं। ये आज के लेक्चर के रेफरेंसेस हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।